हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। यहाँ पे हम लोग आज एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं आप लोगों के सामने। जो सब्जेक्ट का नाम है वो है पर्ट सीपीएम। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस सब्जेक्ट के लिए कि सर ये वाला सब्जेक्ट कवर कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आज की क्लास से पर्ट सीपीएम को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग फ्रॉम द वेरी बेसिक, जैसे हमने पहले वाले सब्जेक्ट्स को कवर किया है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा है, उसी तरीके से हम लोग इस सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए सबसे पहले अगर मैं पूरे सब्जेक्ट एनालिसिस की बात करता हूँ या सिलेबस कवरेज की अगर बात करता हूँ, तो पर्ट सीपीएम को हम लोग टोटल 4 यूनिट्स के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कितने फेजेस होते हैं। जनरली 3 फेजेस में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, ये जो टेक्निक्स हमने लिखी है पर्ट सीपीएम, ये उसी टेक्निक्स का ही पार्ट है, ठीक। और साथ में आ जाएगा मेरे पास नेटवर्क एनालिसिस। एंड श्योर नेटवर्क एनालिसिस में सबने सुना होगा कि बेसिकली एक्टिविटीज के अलावा इवेंट्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, टाइप ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ मतलब डमी एक्टिविटीज एक टर्म आती है, किस तरीके से हम लोगों को नंबरिंग करनी होती है इवेंट्स की, तो वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नेटवर्क एनालिसिस में। उसके बाद में जो सेकेंड यूनिट रहेगी, सेकेंड यूनिट होगी हमारे पास में पर्ट एंड सीपीएम, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसमें हम लोग क्रिटिकल पाथ का एनालिसिस करेंगे, क्रिटिकल पाथ की कैलकुलेशंस देखेंगे, स्लैक क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्लैक, टाइप ऑफ फ्लोट्स, वो सब हम लोग जानेंगे यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट इज कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस में बेसिकली हमें अगर किसी को मतलब हमारे पास में जो भी एक प्रोजेक्ट दिया गया है उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, किस तरीके से क्रैशिंग हो सकती है, राइट। तो वो क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्रैश टाइम क्या होता है, वो सब हम लोग देखेंगे कॉस्ट एनालिसिस के अंदर। कॉस्ट एनालिसिस के बाद में जो लास्ट टॉपिक है, ये टॉपिक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट पता नहीं होता। ये टॉपिक है इंजीनियरिंग इकोनॉमी। ये टॉपिक बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है जो हम लोगों ने एस्टिमेशन कॉस्टिंग में पढ़ते हैं हम लोग। आई एम श्योर सबने पढ़ा होगा एस्टिमेशन कॉस्टिंग, हमारे चैनल पे भी कवर हुआ है। नहीं कवर हुआ है तो आप जरूर उसको देखें एक बारी, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं वो भी, ठीक है। उसके अंदर हम लोग बेसिकली टेंडरिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वही सब आएगा, टेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो वैल्यूएशन के अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी टर्म्स आती हैं। उन टर्म्स को, डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस तरीके से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस होती है, वैल्यूएशन के पर्पस क्या है, तो वो सब हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। देखो नो डाउट एस्टिमेशन कॉस्टिंग में आप कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे भी हम इसे कवर करेंगे क्योंकि सिर्फ उतना ही लिमिटेड नहीं है, कुछ डेफिनेशंस एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाली है, कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशंस भी हैं, तो वो सब हम लोग यहाँ पे हमारे 4th यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं। अब बेटा ये तो हो गया कि टोटल जो हमारा पर्ट सीपीएम जो सिलेबस है, ये किस तरीके से हम लोग इसको बाइफरकेट करते हैं। दूसरी चीज़, पर्ट सीपीएम जो है ये कुछ एग्जाम्स के अंदर ये कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के नाम से भी है आपके कोर्स के अंदर, ठीक है। कुछ में तो सीधा लिखेगा पर्ट सीपीएम, कुछ में लिखेगा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, राइट। तो वो भी यही का यही पार्ट है, बट दैट इज नॉट सीपीएम एट ऑल। सीपीएम इज क्रिटिकल पाथ मेथड। बहुत सारे लोग वहाँ से रिलेट कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। इसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ तो इसके साथ में हम लोग अब बात करेंगे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कि कौन कौन से एग्जाम्स के अंदर जनरली आता है। देखिए अगर इसको स्पेसिफिकली खास तौर पे मैं अगर एसएससी जेई से लेके चलता हूँ, तो एसएससी जेई का जो ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, उसमें ये नहीं है। अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, कोई भी एग्जामिनेशन खास तौर पे एसएससी जो आपको सिलेबस देता है, जो सिलेबस वो डिफाइन करता है, वो सिलेबस उसका मेंस का डिफाइंड है। प्री का ऐसा कोई डिफाइंड सिलेबस है नहीं, ठीक है। नो डाउट क्वेश्चन या तो मिलेगा नहीं, और अगर गलती से मिलेगा तो एक आधा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको एस्टिमेशन के साथ रिलेट करके चल रहा हूँ तो डेफिनेटली यहाँ से आपको कुछ एक क्वेश्चन मिलेंगे एसएससी जेई में। तो इनडायरेक्टली हमें ये वाली यूनिट तो कवर करनी ही पड़ेगी एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपके स्टेट लेवल के जो जेई एग्जाम्स हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर ये वाला सब्जेक्ट कवर है। किसी में एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो डिपेंड किस पे करता है, अपने एग्जाम की वेटेज के ऊपर कि किस तरीके से पेपर सेटर ने इसे सेट किया है, ठीक। अब मैं चलता हूँ ईएस और गेट की तरफ। देखिए, और ईएस, गेट और एक आजकल जो नया एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ है आईपेट का, आईपेट में नो डाउट ये इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ईएस के अंदर अगर बात करें तो ईएस में बेटा ये जो एग्जाम है पर्ट सीपीएम, ये बहुत हाई वेटेज रखता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ ये आपको क्लियर कर दूं कि लास्ट ईयर जो दैट मीन्स 2019 का जो ईएस प्री का पेपर था, उसके अंदर पर्ट सीपीएम से ज़्यादा नहीं 12 क्वेश्चंस थे, बस 12 क्वेश्चंस, राइट।
ठीक। और इस साल अगर मैं बात करता हूँ तो इस साल इसकी वेटेज जो थी, इसकी वेटेज लगभग 11 से 12 क्वेश्चंस, मतलब 10 से 12 की आप मान के चलो कि जनरली इसकी वेटेज रहती है। गेट में बिफोर 2016 इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता था, इनफैक्ट ये ऑफिशियली सिलेबस में भी नहीं था। लेकिन 2016, 17, 18, 19 इसके अंदर इसको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और गेट के हिसाब से इंजीनियरिंग इकोनॉमी इज नॉट द पार्ट ऑफ द गेट सिलेबस। तो गेट के अकॉर्डिंग आपको पढ़नी होंगी पहली 3 यूनिट्स, ठीक है। और अगर गेट को छोड़ देते हैं, किसी और एग्जाम की अगर बात करते हैं, तो आपको ये सारा का सारा कवर करना। देखो ऑल इन ऑल कुछ एग्जाम्स के अंदर ये दोनों पार्ट्स और 4th पार्ट इंक्लूडेड है, ये वाला पार्ट नहीं है इंक्लूडेड। तो कहने का मतलब है कि छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस की अगर बात करें तो लिमिटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अपना साथ के साथ कवर करते रहो इसको, और अच्छे से अपने जितने हो सके, जितने आपके पास में जिस लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, सारे के सारे क्वेश्चंस लगा दो, ताकि कोई भी कैसी भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे सब्जेक्ट से। दैट सब्जेक्ट इज PERT CPM, और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। नेटवर्क एनालिसिस नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है आज की क्लास में, मतलब बेसिकली देखिए, अगर सिंपल सा अगर बोला जाए तो हम लोग यहाँ पे जब कवर करेंगे, इसमें से थ्योरी के चांसेस बहुत कम है कि मेंस में थ्योरी लिखने आए। कोई अगर आपका मेंस लेवल का पेपर है तो उसमें थ्योरी नहीं लिखने आती, इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करो, फ्लोट, स्लैक, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने आ सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मेनली इसकी थ्योरी की तरफ फोकस करना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और अपने मेंस लेवल के अगर हायर लेवल के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा डेफिनेटली, जो कि PERT CPM में हम लोग देखेंगे इसकी कैलकुलेशंस किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। तो अभी आज की क्लास में फिलहाल हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? ये बोलता है कि जनरली ये डील किससे करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। हमारे पास में कोई भी काम हो सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। देखो मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू मैनेजर। देखिए यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बोलूँ तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग बिल्कुल इसको डिटेल में बात करने वाले हैं, और इसको हम लोग अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ लेके चलेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आता है ये सब्जेक्ट, इंडस्ट्रियल के नाम से, उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है इसका, ठीक है। और बाकी अपने सिविल में तो ये अलग से ही टॉपिक है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स जो लेके चलूंगा वो एग्जाम्पल्स कंप्लीटली सिविल के लेके चलूंगा, ठीक है। और सिविल में ही इसकी वेटेज जो है, इसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है। तो जनरली मैंने आपको बताया कि एक प्रोजेक्ट की, जो भी आपके पास में गिवन प्रोजेक्ट है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपके पास में जो भी मटेरियल है, रिसोर्सेज का मतलब होता है 2 चीज़ें, मटेरियल एंड मैन पावर। तो मटेरियल और मैन पावर के ऑप्टिमम यूज़ को हम लोग नाम देंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डील किससे करता है? इट डील्स विद ऑप्टिमम use of resources में that is material and manpower. Optimum use of resources, that is material and manpower, to increase आप प्रोडक्टिविटी भी लिख सकते हैं, और प्रोडक्टिविटी के अलावा आप एफिशिएंसी भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही टर्म्स हैं। तो किसी भी एक प्रोजेक्ट की आप बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग जो भी ऑप्टिमम यूज़ के लिए जो टेक्निक्स बनाएंगे, वो टेक्निक्स किसके अंदर आएंगी? वो कंप्लीटली टेक्निक्स आ जाएंगी हमारे पास में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक। अब आगे आता है कि मेनली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखो हम लोगों को कोई भी एक काम कराना है, तो उस काम को कराने के लिए हम किस तरीके से, मतलब हमारा जो मेन टेक्निक होती है, हमारी मेन टेक्निक होती है कि हमारा पैसा कम से कम लगे,
ठीक है। अब पैसा कम से कम लगे, जो अवेलेबल हमारे पास में मनी है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो हमारे पास में मटेरियल है और मैन पावर है उसका हम लोग डेफिनेटली कैसे यूज़ कर सकें, ऑप्टिमम यूज़ कर सके, ताकि मुझे मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम मनी में मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। पहला। दूसरा क्या होगा, दूसरा मैं जब भी काम कराना चाहूँगा तो मेरे दिमाग में हमेशा क्या आएगा, जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम रिक्वायरमेंट है, वो टाइम भी कम से कम लगे। यही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है जनरली हमारे पास में। वो जो दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ हमारे पास में है, जो प्रोजेक्ट है वो एक गिवन मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम टाइम में। और दूसरी जो होती है, दूसरी होती है मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ में, मिनिमम कैपिटल के साथ में मटेरियल और मैन पावर का इकोनॉमिक बोल सकते हो या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो पहला ऑब्जेक्टिव है मेरे पास में, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड within a minimum time interval, within a minimum time interval, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला आपको, देखो टाइम इंटरवल तो मिनिमम हो गया, अब दूसरा क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कम से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या फिर यूज एग्जिस्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास में optimum use of material and manpower with minimum capital investment, with minimum capital investment, ठीक। तो ये हमारे पास में मेनली दो ऑब्जेक्टिव्स एग्जिस्ट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। अब इसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव्स के बाद में, नेक्स्ट विल बी टेक्निक्स। इनफैक्ट टेक्निक से पहले हम लोग अगर टेक्निक से पहले बात करते हैं तो टेक्निक से पहले आता है हमारे पास में फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक। अब फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टोटल 3 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। देखो कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट बना, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, हमें घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए सबसे पहला आपको काम क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो पहला फेज कौन सा होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, फर्स्ट फेज इज प्लानिंग। प्लानिंग के बाद में सेकेंड फेज आता है स्केड्यूलिंग। एक टाइम इंटरवल डिसाइड करना है कि मुझे इतने मिनिमम टाइम में या इतने गिवन टाइम में मुझे इस प्रोजेक्ट को, इस गिवन वर्क को कंप्लीट करना है। तो प्लानिंग है फर्स्ट, सेकंड है स्केड्यूलिंग, ठीक है। और जो थर्ड रहेगा मेरे पास में, थर्ड आता है कंट्रोल, कि एग्जीक्यूशन जब होगा, मान लो आपने घर बनाना स्टार्ट कर दिया, पहले आपने प्लान किया, फिर आपने डिसाइड किया कि इतने टाइम इंटरवल के अंदर हमको बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसका एस्टिमेट प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के बाद में अब तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। तो मेन तो एक्चुअल में देखो, एस्टिमेशन ने क्या बता दिया कि मटेरियल इतना लगेगा, लेकिन एस्टिमेशन तो एक अनुमान लगाया है हमने, लेकिन उस मटेरियल की एक्चुअल कंजम्पशन कब होगी, जब एग्जीक्यूशन होगा। तो उस टाइम पे तो कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल का डेविएशंस भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमारे पास में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो बेटा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके पास में टोटल 3 फेजेस एग्जिस्ट करेंगे। जो पहला फेज रहेगा, फर्स्ट फेज विल बी नोन एज प्लानिंग फेज। प्लानिंग के बाद में जो सेकंड रहेगा, सेकंड होगा हमारे पास में स्केड्यूलिंग, और स्केड्यूलिंग के बाद में जो थर्ड रहेगा हमारे पास में, दैट इज कंट्रोलिंग, कि हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब इन तीनों को वन बाय वन हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि एक्चुअल में प्लानिंग होता क्या है, किस तरीके से हम लोग डील करते हैं जनरली प्लानिंग से, उसके बाद में स्केड्यूलिंग क्या है, और स्केड्यूलिंग के बाद में कंट्रोलिंग क्या है। तो फर्स्ट इज प्लानिंग। देखिए, अगर प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग का
प्लानिंग में अगर मैं पॉइंट्स अगर अपने साथ के साथ इंक्लूड करना स्टार्ट करता हूँ, तो जो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो होगा हमें एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे पास में मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। तो फर्स्ट है हमारे पास में जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा दैट विल बी डिसीजन ऑफ ए गोल। आपको एक गोल डिसाइड करना है कि आपको काम कौन सा परफॉर्म करना है, ठीक है। अब देखो डिसीजन ऑफ गोल जो है, इस डिसीजन ऑफ गोल को हम लोग ये भी बोल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है। इट मे ऑल्सो बी रिटन एज डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड रहेगा लिस्टिंग ऑफ ऑल द जॉब्स टू बी डन, ठीक है। अब घर बनाने का मैंने आपको लिया, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, साइट इंस्पेक्शन करना होता है। साइट इंस्पेक्शन के अलावा सर्वे करना होता है। उसके बाद में आगे स्टेप्स क्या रहेंगे, आगे स्टेप्स रहेंगे हमारे पास में, फिर हमारे को ड्राइंग करनी पड़ती है, डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, डिज़ाइनिंग के बाद में एग्जीक्यूशन आता है। एग्जीक्यूशन में फिर आगे स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपना एक्सकेवेशन होगा, एक्सकेवेशन के बाद फाउंडेशन वर्क के बाद में अपना प्लिंथ लेवल, ब्रिक वर्क, कॉलम वर्क, फिर बीम, स्लैब, इस तरीके से अलग अलग काम आता रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा प्लानिंग में, सबसे पहले आपने गोल को डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया, उसके बाद में आपको जो भी काम कराना है आपको उनके लिए लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो जो सेकंड रहेगा आपके पास में दैट विल बी लिस्ट ऑफ जॉब्स टू बी डन, ठीक। जो भी आपको जॉब्स परफॉर्म करानी है, डन करानी है, उसकी लिस्ट आपको मेंटेन करके चलनी है। एंड जो थर्ड रहेगा हमारे पास में वो रहेगा प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब एस्टिमेशन, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेशन किस का, मटेरियल के लिए और मैन पावर के लिए। आप सिंपल सा लिख सकते हो, कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन ऑफ cost estimation and duration, आपको कॉस्ट एस्टिमेशन और ड्यूरेशन के एस्टिमेट प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। ये तो हो गया अब आपके पास में प्लानिंग। मतलब हमने क्या किया, हमने हमारे जो भी हमने काम पर करना है उसको एक प्रॉपरली एक प्लान कर दिया कि किस तरीके से आपको जॉब्स परफॉर्म करानी है। उन जॉब्स को आपने एक लिस्ट बना ली पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप, और साथ में उसमें ये देख लिया कि हर पर्टिकुलर जॉब में कितना खर्चा आएगा और कितना टाइम लगेगा, ठीक। उसके बाद में जो सेकंड आता है मेरे पास में, सेकंड इज स्केड्यूलिंग। अब स्केड्यूलिंग क्या है, शेड्यूल करना। तो स्केड्यूल या शेड्यूल बेसिकली क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड है। ये बताता है कि ये जो स्टेप है हमारे पास में, ये जो फेस है, ये इंडिकेट करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को। तो इट इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हमने ये पता कर दिया कॉस्ट एस्टिमेशन में कि कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, उस मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है, लेबर्स कितना यूज़ हो रहा है, उनकी कॉस्ट कितनी है, कितना टाइम लग रहा है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है प्लानिंग में। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जितना अपना मटेरियल है, मैन पावर है, उसको ऑप्टिममली आपको एलोकेट करना पड़ेगा, यूज़ करना स्टार्ट करना है। इसके अलावा अब जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपके पास में अवेलेबल हैं, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं मटेरियल आ सकता है, मटेरियल के अलावा लेबर आ सकती है, लेबर के अलावा टाइम इंटरवल आ सकता है। वो सब कुछ हम लोग इंक्लूड इसमें करके चलते हैं, राइट। अब स्केड्यूलिंग इसी के साथ में ये किसी भी एक एक्टिविटी को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिविटी में हम लोग लेके चलते हैं साइट सिलेक्शन एंड सर्वे। तो साइट सिलेक्शन एंड सर्वे की हम स्टार्टिंग डेट और एंड डेट ये डिसाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट हमने आज स्टार्ट किया 23 अगस्त को, तो अब मैंने क्या कर दिया, 23 अगस्त सेट कर दिया। तो स्टार्टिंग डेट आ गई 23 अगस्त,
ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले 7 से 8 दिन में जैसे ही अपना ये सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर्स इसके आते हैं, 7-8 लेक्चर 10 लेक्चर जो भी बनेंगे, आने वाले हम 7 दिन में 10 दिन के अंदर इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को निपटा देंगे। तो मैंने क्या किया, अपना एक डेट डिसाइड कर लिया, लेट अस से फ्रॉम 23 अगस्त टू, अगर 7 लेक्चर्स आ रहे हैं तो 7 लेक्चर्स अपने 29 तक बन जाएंगे, 7 लेक्चर इंक्लूडिंग 23 एंड 29, राइट। तो मतलब मैं 7 दिन में उसको करूंगा। तो मैंने एक स्केड्यूल प्रोवाइड कर दिया कि मैंने स्टार्टिंग और कंप्लीशन डेट इसकी दे दी। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज में आपको असाइनमेंट देते थे, नो डाउट हम सब असाइनमेंट लास्ट डेट पे ही सबमिट करते थे, ठीक है, मैं भी अलग नहीं हूँ, सभी करते हैं, राइट। तो जो हमने असाइनमेंट्स का सबमिशन स्टार्ट किया, अब हमें तो बोला गया ना कि एंड डेट क्या है, आज मैंने असाइनमेंट दिया एंड से यू हैव टू सबमिट इट आफ्टर मंडे और मे बी 5 डेज के बाद में, तो वो 5 दिन आपको दे दिया स्टार्टिंग और एंड डेट। वो कहीं ना कहीं किससे डील करेगा, फिर स्केड्यूलिंग से। तो जो सेकेंड पॉइंट है मेरे पास में, वो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट करता है इट इन्वॉल्व्स या फिर इट इंक्लूड्स द स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन आएगा यहाँ पे, स्टार्टिंग एंड एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ द completion date of the individual activities। तो जितनी अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हैं उन सभी की स्टार्टिंग और कंप्लीशन डेट को इंडिकेट कौन करेगा, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको कंप्लीट कराने के लिए हम लोग स्केड्यूलिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल। जो थर्ड है मेरे पास में, थर्ड वन इज कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या बोलता है, ठीक। कंट्रोलिंग जनरली इंडिकेट करता है डेविएशंस फ्रॉम द बेसिक प्लान, ठीक है। सपोज मैंने बोला था कि 7 दिन में मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा, बीच में शायद कुछ टेक्निकल एरर की वजह से 1 दिन क्लास नहीं हो पाई या 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, कई बार गैप भी लगता है क्लास के अंदर, ठीक है। तो वो डेविएशन हो गया ना। अब 7 की बजाय 2 दिन अगर बीच में क्लास नहीं हुई तो वो कितना खिंच गया, 9 दिन खिंच गया। तो वो कहाँ से आएगा, फिर वो डील करेगा कंट्रोलिंग को, ठीक है। तो कंट्रोलिंग बेसिकली क्या इंडिकेट करता है कि डेविएशंस कितने हैं और उस डेविएशंस को रोकने के लिए हम क्या ऑल्टरनेट प्लान बना सकते हैं, राइट। कई बार ऐसा होता है मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाया, या मटेरियल अवेलेबल तो हो रहा है लेकिन वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे ना उसका, किसी दूसरे साइट से, मतलब किसी दूसरे डीलर को हम लोग लेके चलेंगे, या कुछ भी इस तरीके के हम लोग जो अपनी तरफ से पॉसिबल वेज होंगे उसके थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग जो है इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ deviations from actual basic plan, determination of deviations from actual basic प्लान, और यू कैन से दैट एक्चुअल बेसिक एक्टिविटीज। जो भी अपने पास में डेविएशंस रहेगा वो किसको डील करेगा, कंट्रोलिंग से। तो अब जब डेविएशंस होंगी तो डेविएशंस में अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से प्लान करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है तो, ठीक है। किसी कारण से मेरे पास में एक एक्टिविटी में 5 की बजाय 7 दिन लग गए, तो आगे आने वाली सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे फिर डिले हो जाएंगी, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रीप्लान करके या फिर रीस्केड्यूल करके काम करना पड़ेगा ना। तो आगे फिर आएगा कंट्रोलिंग ऑल्सो इंक्लूड्स रीप्लानिंग एंड रीस्केड्यूलिंग ऑफ activities. It includes replanning or rescheduling of activities due to deviations in the plan. ठीक है। तो मेनली हमारे पास में ये 3 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। फर्स्ट वन इज प्लानिंग के बाद में है स्केड्यूलिंग, और स्केड्यूलिंग के बाद में है हमारे पास में कंट्रोलिंग, राइट। अब आगे एक छोटा सा पॉइंट नोट बना के आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट बहुत काम का पॉइंट है, तो इस पे तो जान करके फोकस करना ही करना है। दिस इज एक
स्पेशल नोट है आपके पास में। ये नोट क्या बोलता है? देखो मैंने बताया 3 फेजेस, प्लानिंग, स्केड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। जो प्लानिंग और स्केड्यूलिंग है ये तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क से पहले करना पड़ेगा। अब आपको एस्टिमेट बनाना है, प्लान करना है, तो डेफिनेटली आपको कंस्ट्रक्शन से तो पहले ही करना है ना। और उसी के साथ में जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है, स्टार्टिंग कंप्लीशन डेट जो आपको असाइन करनी है, वो भी कैसे करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन से पहले। तो पहले जो दोनों स्टेप होते हैं, प्लानिंग और स्केड्यूलिंग, ये हमेशा एग्जीक्यूशन से पहले आते हैं। कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग हमेशा एग्जीक्यूशन के टाइम पे आता है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। क्योंकि जब एग्जीक्यूशन होगा तभी तो हमें पता चलेगा मटेरियल का डेविएशन कितना हुआ, एक एक्टिविटी को टाइम ज़्यादा लगा या कम लगा। ठीक है, मटेरियल का डेविएशन, एक्टिविटी का डेविएशन, लेबर्स का, मैन पावर का डेविएशन, तभी तो हम लोग फिर आगे रीप्लान और रीस्केड्यूल कर सकते हैं बाकी फर्दर एक्टिविटीज़ को। तो हमारे पास में नोट के अंदर यही पॉइंट लिखना है, प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग। Planning and scheduling always deals with the project work before execution. Before execution and इसी पॉइंट को बिफोर एग्जीक्यूशन की बजाय आप इनिशियल स्टेज भी लिख सकते हैं, ऑल्सो इनिशियल स्टेज। ठीक है, बट कंट्रोलिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस, ऑलवेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स क्लियर, मतलब ये वाला जो नोट है, ये नोट वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट भी जरूर मार्क कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपके पास में ये वाला पॉइंट पेपर के अंदर सेट हो सकता है कि कौन सी ऐसे फेज है या कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे हम एग्जीक्यूशन में करते हैं या फिर एग्जीक्यूशन में नहीं करते। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और ईएस में तो खास तौर पे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिलेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, जो आते हैं ना ए और आर, फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड, इस तरीके के जो हैं ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ईएस के अंदर। और बाकी अपने आजकल तो खैर जेई लेवल पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं, बट उनमें स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा घुमाने वाली नहीं होती, सिंपल सी स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट। तो ये था बेटा हमारे पास में फेजेस। अब फेजेस के बाद में नेक्स्ट विल बी टेक्निक्स। टेक्निक्स बोल दो, मैथड्स बोल दो, सेम टर्म। मैथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर मेथड्स की बात करें तो हमारे पास में जो पहला मेथड आता है, बिल्कुल फर्स्ट मेथड, दैट फर्स्ट मेथड इज नोन एज बार चार्ट। फर्स्ट वन इज बार चार्ट। बार चार्ट के बाद में सेकेंड वन इज माइलस्टोन। सेकेंड वन इज माइलस्टोन। माइलस्टोन के बाद में जो थर्ड है हमारे पास में, थर्ड हमारे पास में है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। और इसके अलावा फोर्थ है हमारे पास में नेटवर्क टेक्निक। नेटवर्क टेक्निक के अंदर जो हम लोग हमारे पूरे सब्जेक्ट के अंदर जो मेजर हम लोग डील करने वाले हैं, कौन कौन से, PERT एंड CPM। वो कंप्लीटली किसका पार्ट है, वो कंप्लीटली पार्ट है नेटवर्क टेक्निक का। देखो हमारी जो यूनिट है, हमारी यूनिट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस। वो नेटवर्क एनालिसिस इनसे डील करेगा, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग फिलहाल सिर्फ इन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं, बार चार्ट, माइलस्टोन एंड WBS। ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, 3-3, 4-4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे बार चार्ट वाले में। बाकी माइलस्टोन और WBS है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिरदर्दी वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। 2-2, 3-3 पॉइंट्स से उससे काम चल सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग बार चार्ट से। नाउ बार चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये बार चार्ट का कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर पर्सन ने दिया था, गिवन बाय हेनरी गैंट।
हेनरी गेंट इन 1900। तो जिसके कारण से हम लोग बार चार्ट को हम लोग गैंट चार्ट भी बोलते हैं, बार चार्ट और गैंट चार्ट। तो बेसिकली बार चार्ट और गैंट चार्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारे पास में हेनरी गेंट ने, राइट। अब इसमें बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से हम लोग बात करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है बार चार्ट का, ये रिप्रेजेंट करता है, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल या फिर यू कैन राइट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, ठीक। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो डेफिनेटली अब ग्राफ है तो उस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो होगा। तो अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग टाइम इंक्लूड करके चलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस includes time of the project, and the vertical axis includes activities, ऑफ प्रोजेक्ट। अब कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सपोज हमारे पास में इस तरीके से हम लोग एक जो हमारा बार चार्ट है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें हम लोग अपनी एक्स एक्सिस पे लिखते हैं टाइम। फिलहाल मैं डेज में कंसिडर करके चल रहा हूँ। इधर है अपने पास में एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हो गई अपने पास में एक्टिविटीज़, राइट। ये हो गया अपने पास में एक्टिविटीज़। अब जो एक्टिविटीज़ आएंगी अपने पास में, लेट अस सपोज आपको एक मशीन इंस्टॉल करनी है। मशीन में कोई भी मशीन हो सकती है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है मान लो। तो अब कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन आपको अपनी लैब के अंदर इंस्टॉल करनी है, कैसे करोगे? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले टेंडरिंग होगी, राइट। टेंडरिंग के बाद में, टेंडर्स को इनवाइट करने के बाद में बिड्स आएंगी अपने पास में। मतलब आप पहले सबसे पहले आप टेंडर निकालेंगे। टेंडर निकालने के बाद में मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ के साथ, फर्स्ट स्टेप रहेगा टेंडरिंग, सेकंड होगा इनविटेशन ऑफ बिड्स, लोग भेजेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट फिल करेंगे। इनविटेशन ऑफ बिड्स, हम लोग अपने घर की बात नहीं कर रहे कि एक मशीन चाहिए मार्केट में जाके खरीद ली, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से डील करती है। अब बिड्स जब आएंगी तो बिड्स के बेसिस पे हम लोग अपने टेंडर को एलोकेट करेंगे, एलोकेशन ऑफ टेंडर। अब एलोकेशन ऑफ टेंडर के बाद में क्या होगा? एलोकेशन ऑफ टेंडर के बाद में हम लोग मशीन को, जो हम लोग मशीन मंगा रहे हैं उस मशीन को रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। 5 एक्टिविटीज़ आ गई। टेंडरिंग, टेंडरिंग के बाद बिड्स का इन्विटेशन, बिड्स का इन्विटेशन के बाद में, टेंडरिंग का मतलब है जो हम लोग देखते हैं अखबार में ई निविदा जो आता है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ टेंडर, जिस पर्टिकुलर पर्सन से, डीलर से हमें डील करना है, मशीन खरीदनी है, उसके बाद में रिसीविंग होगी, रिसीविंग के बाद में इंस्टॉलेशन होगा। अब ये जो पांचों हैं इनको हमें बार चार्ट में कैसे इंडिकेट करना है? बार चार्ट में हम इंडिकेट करेंगे, फॉर एग्जांपल टेंडरिंग में मुझे लगा 1 दिन, तो मैंने यहाँ पे 1 2 इस तरीके से अपना मार्क कर लिया सारे के सारे पॉइंट्स को, 4 5 6 ऐसा आ गया, ठीक है। सपोज सब में 1-1 दिन लगता है। टेंडर निकाला तो बिड्स इनवाइट होगा। अब बिड्स इनवाइट होगा तो जो अगले वाला होगा वो इसके बाद ही तो आएगा, जब तक टेंडर नहीं निकलेगा बिड नहीं आ सकती। अब बिड जब आ गई अपने पास में तो उसके बाद में टेंडर को एलोकेट करना है। तो एलोकेशन जो आएगा टेंडर का कि हमें किस पर्टिकुलर पर्सन से को टेंडर देना है ताकि हम उस मशीन को खरीद सकें, वो उसके बाद में होगा, बिड्स आने के बाद में। अब जब हम टेंडर देंगे तभी तो मशीन आएगी हमारे पास में, तो रिसीविंग इसके बाद में एग्जिस्ट करेगी। अब रिसीविंग जब आगे आई है तो रिसीविंग के बाद में आगे क्या रहेगा? रिसीविंग के बाद में नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टेप रहेगा हमारे पास में इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन एंड यूज। ये बन गया अपने पास में हेनरी चार्ट, गैंट चार्ट और बार चार्ट, ठीक। जिसके अंदर ये जो हर पर्टिकुलर एक्टिविटी की लेंथ है
ये जो एक्टिविटी है इसकी लेंथ किसको इंडिकेट करती है, सॉरी जो लेंथ है अपने पास में बार की, ये इंडिकेट करती है ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी को, कि एक एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ये तो देखो हमने सपोज किया एक एक दिन, हो सकता है कोई एक्टिविटी के लिए 3 दिन लगते हो, कोई एक्टिविटी 2 दिन में कंप्लीट हो जाती हो, कोई एक्टिविटी 5 दिन में कंप्लीट होती हो, तो वो सब कुछ हम लोग साथ के साथ इंक्लूड करके चलते हैं यहाँ पे। अब लिखते हैं इसके अंदर सबसे नेक्स्ट वो पॉइंट रहेगा इसमें, वो नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि जो भी हमारे पास एक्टिविटीज होंगी, लेंथ ऑफ एक्टिविटीज किसको इंडिकेट करते हैं, ड्यूरेशन को। लेंथ ऑफ एक्टिविटीज deals with duration of the project, duration of the activity, ठीक। और जिसके बेसिस पे हम लोग टोटल ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमेशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमेशा एक के बाद एक होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 एक्टिविटीज़ पैरेलल चल रही हो, 3 एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियस हो, कुछ बीच में से भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ साइट सिलेक्शन एंड सर्वे, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मैंने शुरुआत किया साइट सिलेक्शन एंड सर्वे से, तो साइट सिलेक्शन एंड सर्वे और डिजाइनिंग तो दोनों साथ में चल सकती है। तो साइट सिलेक्शन पहला हो गया, डिजाइनिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। साइट सिलेक्शन में हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, डिजाइनिंग में हो सकता है टाइम कम लगे। तो इस तरीके से हम लोग पैरेलल भी रख सकते हैं एक्टिविटीज़ को, साइमल्टेनियसली, पार्शियल साइमल्टेनियसली भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो कैसे भी अपने पास में एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, लास्ट पॉइंट इसका, लास्ट पॉइंट एग्जिस्ट करता है 2 एक्टिविटीज may be allocated simultaneously, या फिर पैरेलली। 2 एक्टिविटीज पैरेलल भी चल सकती हैं और साइमल्टेनियसली भी काम कर सकती हैं, चल सकते हैं। ये तो बन गया अपने पास में कि बेसिकली अपने पास में बार चार्ट या गैंट चार्ट जो है वो किस तरीके से बनता है। अब कुछ ना कुछ डेफिनेटली इसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी तो एग्जिस्ट करेंगी, जिसके बेसिस पे हम लोग अपना काम करेंगे। तो नेक्स्ट इज एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट। अब बार चार्ट की अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ये सबसे सिंपल है, इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट, ठीक है। और सिंपलेस्ट भी है और इसको ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो पहला है हमारे पास में, इट इज सिंपल एंड इजी टू ड्रॉ। ड्रॉ लिख दो, कंस्ट्रक्ट लिख दो, एक ही बात है। सिंपल एंड इजी टू ड्रॉ, इसके लिए किसी भी स्किल्ड रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो स्किल्ड लेबर और पर्सन is required, no skilled labor और person is required, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये पूरे के पूरे जो अपना वर्क होगा उसके लिए एक एग्जैक्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन को इंडिकेट करेगा। स्मॉल वर्क में तो ये सही है, अब 6 एक्टिविटीज़ हैं, 7 एक्टिविटीज़ हैं, उसमें तो मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। अब अपने पास में एक मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट है, अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होगा तो उसके अंदर एक्टिविटीज़ और स्टेप्स जो हैं वो भी तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, वहाँ पे फिर ये फेल कर जाएगा। तो स्मॉल एक्टिविटीज़ के लिए ये बहुत अच्छा छोटा सा, बड़ी आसानी से इसको काम कराया जा सकता है, बड़ी आसानी से इससे काम चल सकता है। लेकिन लार्जर प्रोजेक्ट्स में वो फेल कर जाएगा, उसको फिर लार्जर प्रोजेक्ट्स वाले पॉइंट को हम लोग लिमिटेशंस में फिर इंक्लूड करके चलेंगे। तो हमारे पास में आता है, इट रिप्रेजेंट्स the visual representation of all the activities in smaller projects, visual representation of all the activities in smaller projects, ठीक। अब इसके बाद में ये तो आ गया अपने पास में स्मॉलर प्रोजेक्ट्स का। अब चलते हैं इसके लिमिटेशंस की तरफ, कि जो हमारे पास में बार चार्ट या गैंट चार्ट जो हमने बोला है, इसके अंदर कौन कौन सी लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं। लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट एंड गैंट चार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है
इसके अंदर बार चार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जिससे अगर क्वेश्चन बनेगा बार चार्ट से तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसके लिमिटेशन से ही क्वेश्चन बनता है। तो जो पहली लिमिटेशन है वो है लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स। लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स, इसका मतलब देखो एक एक्टिविटी है, क्या इस एक्टिविटी को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में बांट सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्टिविटी का नाम लेता हूँ, मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास में अब लार्जर प्रोजेक्ट है, या छोड़ो लार्जर प्रोजेक्ट को छोड़ो, मुझे बोला गया कि आपको एक आरसीसी वर्क करना है एक स्लैब का, लेकिन स्लैब का आरसीसी वर्क अपने आप में एक एक्टिविटी हो गया नो डाउट, लेकिन उस एक्टिविटी को क्या फर्दर भी तो डिवाइड करेंगे। अब जब आपको आरसीसी वर्क करना है तो सबसे पहले फॉर्म वर्क लगाना पड़ेगा, फॉर्म वर्क के बाद में बार बेंडिंग आएगी, बार बेंडिंग के बाद में जो रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट को आपको प्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद में कॉन्क्रीटिंग होगी, कॉन्क्रीटिंग के बाद में क्यूरिंग होगी, फिर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क होगा। तो मतलब हमारी एक एक्टिविटी कौन सी थी? एक एक्टिविटी थी कास्टिंग ऑफ स्लैब या कास्टिंग ऑफ आरसीसी वर्क, उसको हमने आगे नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में, सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया। तो क्या हम इसमें सब एक्टिविटीज़ में इसको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, यही इंडिकेट करता है लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स, कि हम लोग एक गिवन एक्टिविटी को सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने इसको सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया तो ये पूरा का पूरा जो है अपना पॉइंट, जो पूरा का पूरा ये जो चार्ट है, ये बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसको फिर पढ़ना जो है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, सेकेंड लिमिटेशन इज प्रोग्रेस। मुझे ये तो पता लग गया कि ये जो थर्ड एक्टिविटी है, इस थर्ड एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? सपोज 1 दिन का टाइम इसमें दिया है, राइट? अगर मुझे इसके बीच में इंस्पेक्शन के टाइम पे मैंने बीच में अगर इसको कैलकुलेट किया तो क्या मैं इसमें ये कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि मेरी ये एक्टिविटी इस चार्ट के बेसिस पे कितनी कंप्लीट हो गई है? जैसे मैंने आरसीसी का एग्जाम्पल दिया आपको, तो आरसीसी में सबसे पहले आपने शुरुआत किया फॉर्म वर्क से, फॉर्म वर्क के साथ आपने बार बेंडिंग कर दिया, रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग कर दी, लेकिन आपने कास्टिंग नहीं किया, आपने छोड़ दिया, कल करेंगे। तो इनडायरेक्टली अब आपने क्या किया? अपनी एक्टिविटी में से 3 स्टेप तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन 3 रह गए। तो क्या हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे तो डिवीजन ही नहीं दिया सब एक्टिविटीज़ में, तो हम लोग इसको कर ही नहीं सकते। तो नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस। लैक ऑफ रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज़, कि एक एक्टिविटी के प्रोग्रेस को रिव्यू करने का की कमी है यहाँ पे, वो सब हम लोग यहाँ पे नहीं परफॉर्म कर सकते, राइट? नेक्स्ट इज टाइम अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट इज टाइम अनसर्टेनिटी। टाइम अनसर्टेनिटी कैसे इंडिकेट करता है? देखो ये तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया स्केड्यूलिंग के टाइम पे कि एक एक्टिविटी को कितना टाइम आपको देना है, बट क्या एक्चुअली उतना टाइम लग पा रहा है, उससे ज़्यादा लगेगा या उससे कम लगेगा, वो तो एग्जीक्यूशन में ही देखना पड़ेगा। अब क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है, ऐसी एक्टिविटी कौन सी है या ऐसा पाथ कौन सा है जिससे मैक्सिमम टाइम हमें लगेगा, उसको क्रिटिकल हम लोग बोलेंगे। तो क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का ना तो इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन किया गया है, ना ही हम लोग इनको आपस में एक दूसरे से बाइफरकेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो मैंने आज की क्लास में आपको अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया फेजेस, कि एक नेटवर्क के टोटल 3 फेजेस एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से हो गया? पहला होगा अपने पास में प्लानिंग के बाद में स्केड्यूलिंग और कंट्रोलिंग। अगर हमारे पास में रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस की कमी है तो क्या हम लोग कंट्रोलिंग परफॉर्म कर सकते हैं? टाइम अनसर्टेन है, हमने कंट्रोलिंग में करना ही यही था कि कितना अमाउंट, कितना मटेरियल की कंजम्पशन हो रही है, टाइम कितना आ रहा है, इनमें कितना डेविएशंस है, वही सब तो हमें नोट करना था। तो जब टाइम अनसर्टेनिटी है और रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस एग्जिस्ट करेगा तो क्या हम लोग कंट्रोलिंग ऑफ वर्क परफॉर्म करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कंट्रोलिंग ऑफ प्रोजेक्ट और वर्क इज नॉट पॉसिबल। और जब यही पॉसिबल नहीं होगा तो किस तरीके का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भाई? जब आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो काहे का मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का काम ही कंट्रोल करने का है। ठीक, उसके बाद में आपके पास में आता है नेक्स्ट इज नो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन।
स्टार्टिंग में प्लानिंग में बोला गया था कि मिनिमम पैसे में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। तो क्या एक्टिविटी हमें मिनिमम या मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन बताएगा कॉस्ट का, कि मतलब कम से कम पैसा लग रहा है या नहीं, ऑप्टिमाइज कॉस्ट है या नहीं है? इसने तो कुछ भी नहीं बताया। एक्टिविटी के साथ टाइम ड्यूरेशन, और इसने कुछ भी नहीं बताया किस तरीके से कैसे ये एग्जिस्ट करेगा। तो नो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। एंड लास्ट वन इज नो डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। देखिए वैसे तो ये पॉइंट्स जो हैं क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल, इसको हम लोग पर्ट के अंदर, पर्ट सीपीएम, खासतौर पे सीपीएम में बहुत डिटेल में इसको कवर करेंगे, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल को। बट स्टिल अभी सिर्फ आप एक आइडिया ले सकते हो कि एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ जिनमें मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन लगती है, ठीक है, उनको हम लोग क्रिटिकल के अंदर लेके चलते हैं, पूरा का पूरा फेज लिया जाएगा उसमें, ठीक। तो उसका भी यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से हम उसको भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये आपके पास में है मेनली बार चार्ट और गैंट चार्ट। तो बार चार्ट और गैंट चार्ट के अंदर हम लोग जनरली लिखते हैं कि एक्टिविटी की जो लेंथ है वो ड्यूरेशन को इंडिकेट करती है, एक्स एक्सिस पे टाइम इंटरवल आएगा और वाई एक्सिस पे हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ को लेके चलते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो उसके बहुत सिंपल है, आसान है, स्किल्ड सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आसानी से स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लार्जर प्रोजेक्ट्स में फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, डिग्री ऑफ डिटेलिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, टाइम अनसर्टेनिटी है, प्रोग्रेस नहीं हो सकता है, कंट्रोल ऑफ वर्क इज़ नॉट पॉसिबल, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, एंड क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशंस नहीं हो सकती। अब इसी को रोकने के लिए हमारे पास में जो सेकंड आया, सेकंड इज माइलस्टोन। सेकंड वन इज माइलस्टोन, ठीक। अब माइलस्टोन की अगर बात करते हैं तो माइलस्टोन इज मॉडिफिकेशन ओवर बार चार्ट। माइलस्टोन इज मॉडिफाइड फॉर्म लिख लो या फिर मॉडिफिकेशन ओवर बार चार्ट। अब कैसे होगा? हमने बताया कि जितनी हमारी एक्टिविटी है, देखो पिछले वाले की लिमिटेशन क्या थी, लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल, मतलब हम एक्टिविटी को आगे सब एक्टिविटीज़ में नहीं बांट सकते। इसने बोला जितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं इसको मैं इवेंट में बांट दूंगा, सब एक्टिविटीज़ में नहीं, इवेंट में बांट दूंगा, पार्ट्स में बांटूंगा, और उनको मैं नाम क्या दे दूंगा, उन सबको मैं नाम दे दूंगा इवेंट्स, जिसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि एक इवेंट में, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमें आरसीसी की कास्टिंग करनी है, एक स्लैब की कास्टिंग करनी है, तो उसको 6 पार्ट में इंक्लूड किया था, 6 स्टेप्स में। तो उस 6 स्टेप को हमने 6 को स्टेप को क्या नाम दे दिया, इवेंट्स का नाम दे दिया। तो इनडायरेक्टली अगर 3 इवेंट कंप्लीट हो गए, मतलब हमने फॉर्मवर्क कर दिया, बार बेंडिंग कर दिया, रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग कर दी, तो 3 इवेंट हो गए ना वहाँ पे, तो 3 इवेंट्स कंप्लीटेड, कंप्लीशन ऑफ 3 इवेंट्स इंडिकेट कर देगा वहाँ पे। तो हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है ईच एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इवेंट्स। Each activity is divided into number of events। अभी कैसे डिवाइड होती है नंबर ऑफ इवेंट्स के अंदर? देखो मैंने आपको बताया कि हमारे पास में एक स्लैब की आपको कास्टिंग करनी है, तो स्लैब की कास्टिंग के अंदर लेट अस सपोज ये पूरी एक्टिविटी है, ये पूरी एक्टिविटी थी स्लैब की कास्टिंग के लिए। तो उसमें पहला क्या था, पहला स्टेप था आपके पास में फॉर्मवर्क, तो ये आ गया अपने पास में फॉर्मवर्क के बाद में सेकंड इवेंट इज बार बेंडिंग, सेकंड, ठीक है, बार बेंडिंग के बाद में रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग, थर्ड, उसके बाद में कास्टिंग का मतलब कंक्रीट वर्क के बाद में फिर अपने पास में आगे अपने को क्या देना है, क्यूरिंग, और उसके बाद में रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। तो लगभग 15 दिन के बाद होता है ना फॉर्मवर्क का रिमूवल। तो इस तरीके से हमने इसको अचीव कर लिया। अब पहले दिन में आपने फॉर्मवर्क की कास्टिंग कर दी, डन, ठीक, बार्स की बेंडिंग कर दी, रेनफोर्समेंट भी डाल दी, कास्टिंग अगले दिन किया, तो अब ये 3 आज कंप्लीट हो गया। कास्टिंग होने के बाद में अब ये जो क्यूरिंग है, क्यूरिंग तो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी ना, 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक चलती रहती है। फिर हम लोग फॉर्मवर्क को रिमूव करते हैं। तो इनडायरेक्टली इस तरीके से हम लोग हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं, सब पार्ट्स में, जिनको हम लोग नाम क्या देते हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं
इवेंट्स, और जिसके बेसिस पे हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारी पहली लिमिटेशन थी लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल उसको ओवरकम कर सकते हैं। ये हमारे पास में है मेन पॉइंट माइलस्टोन चार्ट का, राइट। अब आगे अगर बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट, देखो मैंने बताया आपके पास में ये पॉइंट नोट में है, अगेन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक है बार चार्ट, एक है माइलस्टोन चार्ट। बार चार्ट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड चार्ट की एक काम करना है, और उसको हमने किस में बांट किया, उसको हमने छोटे छोटे इवेंट्स में बांट दिया ना। तो माइलस्टोन इज इवेंट ओरिएंटेड, बार चार्ट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक, एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक, एंड माइलस्टोन इज इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। माइलस्टोन कंप्लीटली अपनी कैसी बन जाएगी, इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक बन जाएगी। अब ये तो हो गया अपने पास में। अब मुझे अगला पॉइंट ये बताइए कि इन दोनों में से बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट में से कंट्रोलिंग किस में अच्छी हो सकती है। ऑब्वियसली माइलस्टोन चार्ट में। तो कंट्रोलिंग कैन बी बेटर इन माइलस्टोन चार्ट्स लिख लो या फिर माइलस्टोन्स लिख लो, ठीक है। तो ये बना अपने पास में सेकंड टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। थर्ड इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। WBS शॉर्ट फॉर्म में, WBS। इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग ट्री सिस्टम के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। अब ट्री सिस्टम में कैसे इंक्लूड किया जाएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन टाइप की बन जाएगा जिसके अंदर आपको हर छोटे से छोटे इवेंट को, हर छोटी से छोटी एक्टिविटी को इंक्लूड करके चलना है। तो इसमें हम लोग अगर पॉइंट लिखते हैं तो WBS इंक्लूड्स 100% activities including the smallest one, ठीक। 100% activities for a given project। for a given project, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये जितना हमारे पास में काम होता है उसके रिस्पेक्ट में ये एक कॉम्प्लेक्स ट्री सिस्टम या फिर ग्राफ की फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। मतलब हम लोग इस तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे, इट इज ए कॉम्प्लेक्स ट्री स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, आपको कोई भी एक काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो ब्रिज कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो होगा साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन, साथ में ड्राइंग एंड प्लानिंग, ठीक। ड्राइंग एंड प्लानिंग के बाद में नेक्स्ट रहेगा अपने पास में कंस्ट्रक्शन वर्क। अब साइट सिलेक्शन के अंदर हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट सर्वे आ जाएगा, लाइक प्रिलिमिनरी सर्वे, ठीक। प्रिलिमिनरी सर्वे के अलावा जितना हम लोग बेसिक इंक्लूड करके चलेंगे, रेकनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, रेकनेंस इसमें पूरा का पूरा आ जाएगा। किस तरीके से हम क्लीनिंग ऑफ साइट एक्सेस करेंगे, तो वो जितने भी स्टेप्स हैं अपने पास में सारे के स्टेप्स हम लोग इसमें लेके चलेंगे। नेक्स्ट इज ड्राइंग एंड प्लानिंग। अब ड्राइंग एंड प्लानिंग के अंदर हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहले एक प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, ठीक। प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग्स,
एंड प्लान्स, उसके बाद में डिजाइनिंग होगी इन सब की, डिजाइनिंग के बाद में एस्टिमेशन होगा। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। अब जो आप मटेरियल यहाँ पे परचेज करेंगे तो मटेरियल के परचेजिंग के साथ में यहाँ पे आपके पास में होगा कास्टिंग, कास्टिंग के बाद में क्लीन अप। ठीक, अब मटेरियल जब आप परचेज करेंगे तो मटेरियल के अंदर अपने पास में टेंडर आएगा, टेंडरिंग करेंगे आप, फिर इनवाइट करेंगे, बिडिंग करेंगे, बिडिंग के बाद में एलोकेट करेंगे, टेंडर को खरीदेंगे, परचेज करेंगे। ऐसे ही कास्टिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले फॉर्म वर्क आएगा, फॉर्म वर्क के बाद में सेम रेनफोर्समेंट वर्क आएगा, रेनफोर्समेंट के बाद में कंक्रीट का प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में कंक्रीट के प्लेसमेंट के बाद में अपना क्यूरिंग होगा, क्यूरिंग के बाद में हम लोग आगे फिर उसको लेके चलेंगे, अपना फॉर्म वर्क को रिमूव करेंगे, क्लीन अप के बाद में अपनी साइट पे पूरा का पूरा फॉर्म वर्क, फिनिश वर्क हम लोग इसमें प्रोवाइड करके चलेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना अपना काम था उसको आगे छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते जा रहे हैं। तो इस तरीके की ये जो कॉम्प्लेक्स जो फिगर्स बनी है हमारे पास में, जो कॉम्प्लेक्स ड्रॉ हुआ है, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं, दिस इज नोन एज WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। राइट, तो ये था हमारे पास में आज की क्लास में नेटवर्क मैनेजमेंट की। नेटवर्क जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है किस तरीके से होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेजेस क्या क्या होते हैं, फेजेस के साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम कौन कौन सी टेक्निक से फॉलो करके चलते हैं। आई एम श्योर कुछ लोगों के लिए नया है तो डेफिनेटली समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी इसको। ठीक है, थोड़ा सा देखो, कोई भी नई चीज़ करते हैं तो मुश्किल तो आती ही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किलों से डर के हम लोग उस प्रोजेक्ट, जो भी अपना काम है उसको प्रोजेक्ट ही याद आ रहा है, अब तो जो भी हमारा काम है उसको हम लोग बंद कर दें। तो पढ़ना है इस सब्जेक्ट को भी। ठीक है, एक दो स्टार्टिंग की इनफैक्ट एक ही क्लास ऐसी है, थोड़ी सी बोरिंग भी लगी होगी आई एम श्योर क्लास आपको, बट आगे से आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। उसके बाद में अपने क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं आप अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास में इतना ही बात करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेटवर्क एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की होती हैं, किस तरीके से नंबर्स करते हैं, वो सब हम लोग अगली क्लास में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए अच्छे से इसको पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ, इससे रिलेटेड जो थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं अभी, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते पहले वाले पार्ट से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं यही एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं। तो एक बार इनको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, क्वेश्चंस जो मिलते हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, तो लेक्चर को पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। ट्रस्ट मी, जैसे पहले सीरीज़ हुई हैं उसी तरीके से ये सीरीज़ भी बहुत अल्टीमेट होने वाली है, बहुत शानदार होने वाली है। कोई भी किसी भी तरीके का आपको डाउट नहीं रहेगा, और फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है पिछले वाले से भी तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।